पीटी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही और इसी महीने पीटी का रिजल्ट जारी होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आयोग तेजी से रिजल्ट की तैयारी में जुटा हुआ है। 25 जनवरी को रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 20 से 25 अप्रैल के बीच मेंस परीक्षा लेने का लक्ष्य है। परीक्षा और पुनर्परीक्षा में लगभग 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। विरोध के बीच बापू हॉल में री एग्जाम लिया गया था। अब भी अभ्यर्थियों का धरना इस री एग्जाम को लेकर करने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता हुआ। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश, एक तरीके से माना जाए तो अब तिथि की घोषणा और महीने की जानकारी, एक तरीके से सब कुछ तैयारी कर ली गई है बीपीएससी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा और पुनर्परीक्षा दोनों के रिजल्ट जो है एक साथ जारी किए जाएंगे। हालांकि चेयरमैन ने पहले ही न्यूज 18 को जानकारी दे दी थी, लेकिन 31 जनवरी तक ये टारगेट रखा गया था कि पीटी का रिजल्ट हम जारी करेंगे। आज जो जानकारी मिली है, परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट की तैयारी अंतिम रूप से चल रही है और हर हाल में 25 जनवरी को ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इसके साथ साथ पहले रिजल्ट जारी होने का फायदा होगा, जो अभ्यर्थी पास करेंगे वो मेंस की तैयारी कर सकेंगे, जिसको लेकर समय दिया जाएगा। और 20 से 25 अप्रैल के बीच जो 70वीं मेंस है उसकी परीक्षा होगी, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो इत्मीनान से तैयारी कर सके। बता दें आपको, इस बीच विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और अब भी जो अभ्यर्थी हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जो है आज अनशन तोड़ने वाले हैं और आज 14वें दिन वो अनशन तोड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुनर्परीक्षा कराने की चुनौती थी आयोग की, उसने पुनर्परीक्षा भी करा ली 4 जनवरी को। और जिसके बाद एक टारगेट के तहत रिजल्ट जारी किया जा रहा है कि हमें हर हाल में 25 जनवरी को रिजल्ट जारी कर देना है, ताकि देश भर के जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे लगभग 4 लाख, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट सामने होगा। और बता दें आपको कि विभिन्न विभागों का जो एक तरह से की रिक्तियां मिली थी, उन रिक्तियों पर अभ्यर्थी जान सकेंगे कि अब वो जो है मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। कोई एसडीएम बनेंगे, कोई डीएसपी बनेंगे, कोई लेबर इंस्पेक्टर बनेंगे, आरडीओ बनेंगे, तमाम पदों के लिए। यानी लगभग 17 से 18 विभागों की रिक्तियां आई थी, जिसके एवज में एग्जाम लिए गए थे और एग्जाम का रिजल्ट भी इसी महीने आ रहा है। तो कुल मिलाकर बीपीएससी की तैयारी चल रही है और आज उन्होंने न्यूज 18 को जानकारी दी है कि हर हाल में हम 25 जनवरी को रिजल्ट जारी करेंगे। बिल्कुल रजनीश, और इसी मामले को लेकर के हाई कोर्ट में भी अब सबकी निगाहें फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद संभवतः माना जा रहा है कि कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल विभा, देखिए, दोपहर 2 और 2:15 के बीच ये फैसला आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था सुनवाई के लिए और हाई कोर्ट में ये मामला गया था। प्रशांत किशोर के साथ साथ पूर्णिया के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं और उनका फैसला आज पटना हाई कोर्ट सुनाने वाला है कि जो परीक्षा एक तरह से रद्द करने के साथ साथ रिजल्ट नहीं जारी करने को लेकर एक तरह से अपील की गई थी और उस याचिका के एवज में आज पटना हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जो वकील है, तो आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीपीएससी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिस पर आयोग अब तेजी से काम कर रहा है। 25 जनवरी को जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया रिजल्ट को लेकर और 20 से 25 अप्रैल के बीच मेंस का लक्ष्य रखा गया है। और बीपीएससी से जुड़ी हुई दूसरी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। 70वीं पीटी परीक्षा का एक और बड़ा मामला, जिसमें हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई। 2 बजे के बाद ये फैसला आ सकता है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है। जन सुराज की मदद से ये याचिका दायर की गई है और ऐसे में अब दोनों पक्षों के दलीलें सामने आ चुकी हैं और देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या इस पर फैसला सुनाया जाता है। 2 बजे के बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि इस पर कोई बड़ा फैसला आ जाए। उसको भी सुना गया और जो सरकार है उनको भी सुना गया है। अब 2 बजे का इंतजार किया जाए, 2 बजे फैसला आता है तभी कुछ बोला जाए। क्या जीरा हुआ? अच्छा, आप लोग लीगल मदद कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, उन लोगों ने याचिका डाली है, इस पर भी थोड़ा बताइएगा। नहीं, हम लोगों ने सहयोग किया है। मेन तो याचिका दायर किया है बीपीएससी के छात्रों ने, जनसुराज ने सहयोग किया है लीगल। और इस बड़ी खबर पर संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। शैलेंद्र, अब दोनों पक्षों की दलीलों के बाद इंतजार फैसले का ही है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। हाँ बिल्कुल, देखिए, इंतजार सभी को है क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात को रखी है और खास तौर पर देखिए करीब 14 याचिका दर्ज की गई थी पटना हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के और अब
माना जा रहा है कि 2 बजे लंच के बाद इस पर फैसला आ सकता है, इस पर कोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या निर्णय आता है। हालांकि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उनका भी इसमें काफी सहयोग रहा। पप्पू यादव ने भी याचिका दर्ज की थी जिस पर कल सुनवाई होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो छात्रों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर 2 बजे के बाद फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से फैसले में क्या सुनाया जाता है, क्या अभ्यर्थियों की जो मांग है परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर, जिसका साथ और समर्थन कह लीजिए एक तरीके से जनसुराज की तरफ से किया जा रहा था, या फिर सरकार और अपनी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं बीपीएससी की तरफ से, उन दलीलों को हाईकोर्ट की तरफ से सही ठहराया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से बड़ी खबर, जहां प्रशांत किशोर आज अपना अनशन खत्म करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे अनशन तोड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज के कैंप में यह अनशन तोड़ा जाएगा। सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा भी कर दी जाएगी। यहां पर ये आपको जानकारी देते चले, न्यूज़ 18 ने इस खबर को पहले ही दिखाया था कि आज जनसुराज 14 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म करने वाले हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर की तरफ से जब अनशन खत्म किया जाएगा तो जनसुराज के कैंप में ही अनशन तोड़ा जाएगा। और आपको ये भी जानकारी देते चलें कि पहले जो जानकारी सामने आ रही थी कि 12 बजे का वक्त है जब अनशन तोड़ते हुए दिखेंगे प्रशांत किशोर, लेकिन अब इसमें तब्दीली हुई और अब दोपहर 2 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है जब यह अनशन तोड़ा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए। संजय, प्रशांत किशोर के इस अनशन के खत्म होने के बाद भी अब सत्याग्रह की चर्चा शुरू हो गई है, यानी सियासत थमने वाली नहीं है। बिल्कुल थमने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अस्थायी कैंप है, इस टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया है मरीन ड्राइव के बगल में, तकरीबन 2 एकड़ में जो टेंट सिटी वो बनाया गया है। 1 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन सशर्त मंजूरी दी गई थी कि आप किसी तरह का धरना प्रदर्शन अनशन नहीं कर सकते हैं या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं शर्तों के साथ टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया है। लेकिन वहीं पर ये घोषणा करेंगे अपने अनशन को खत्म करने की जो घोषणा है। आज 14वां दिन है और 3 बार टाइम दिया गया, पहले 12 बजे बताया गया, फिर 2 बजे और अब 2:30 बजे का ये वक्त आया है। तो देखना होगा आज अनशन खत्म करने के साथ क्या उनकी स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बीपीएससी में सुनवाई हुई है। जनसुराज के समर्थन से जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी उनके मामले में आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। तो देखना होगा उसके पहले अगर हाईकोर्ट का पूरे मामले में फैसला आता है तो संजय, क्या ये मानकर चलें कि चूंकि हाईकोर्ट का फैसला 2 बजे के आसपास आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, इसीलिए संभवतः अब अनशन का जो समय पहले 12 बजे था खत्म करने का, उससे बढ़ा दिया गया है? शायद ये एक वजह हो सकती है विवाह, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि तीसरी बार टाइम जो है उसमें बढ़ोतरी की गई। देखना होगा 2:30 बजे का वक्त उन्होंने दिया है। तो आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनशन तोड़ने के बाद अगर फैसला आता है नहीं आता तो उसमें आगे कौन सी स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं, सबकी निगाहें उसी पर टिकी। बिल्कुल। और इस साल चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अनशन और सत्याग्रह वाला सिलसिला जो है राजनीतिक दलों की तरफ से एक बड़ा हथकंडा और ये इस वक्त नजर आता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। एक आरोपी पर मुकदमा की अनुमति नहीं मिल पाई। अगली सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी। मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोप के दायरे में हैं और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि 30 जनवरी को अगली इस पर सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। शंकर आनंद, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई थी वो टल गई, इसके पीछे की कोई वजह? निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा तमाम बातों को कोर्ट में रखा गया था पिछली सुनवाई के दौरान में, तो आज की सुनवाई जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन इस मामले पर अब अगली सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर हो गई है। 30 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में जिस तरह से सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि अभी तक इस मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलना बाकी है
और जिस तरह से सीबीआई ने पहले ही 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जो है वो दाखिल की थी, एक तरह से कहा जा सकता है कि 30 जनवरी को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो वो तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगी और उस तारीख को सीबीआई के द्वारा बताया जा सकता है कि और किन किन अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिलनी बाकी है या किन किन अधिकारियों के खिलाफ अनुमति मिल गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 30 जनवरी को बेहद महत्वपूर्ण है और देखना लाजमी होगा कि इस मामले में और वो कौन कौन से सरकारी अधिकारी होंगे या और कौन कौन से आरोपी होंगे, जिसके बारे में राउज कोर्ट में विस्तार से तमाम बातों को रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस जानकारी के लिए। तो हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को लेकर के अनुमति अभी नहीं मिल पाई है और इसी वजह से अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट की तरफ से दे दी गई 30 जनवरी की। और कैमूर से बड़ी खबर, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सरकारी जमीन को लेकर ये मारपीट हुई है, जमीन पर कब्जे का ये विवाद, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम की मौजूदगी है। कुदरा थाना क्षेत्र में मारपीट की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, महिलाएं पुरुष सभी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। हालांकि ये पुलिस की टीम यहां पर पहुंची जरूर है और अब इसे लेकर बातचीत का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक 4 लोग घायल हो चुके थे, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर भी बनी है। तो कैमूर से ये बड़ी खबर, जहां पर कुदरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इसी कारण से वहां पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा में कराया जा रहा है तथा उनके आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अंचलाधिकारी कुदरा के द्वारा भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं मधुबनी से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक और पिकअप वैन की आपस में ही जोरदार टक्कर होती है। खजौली के ठाहर गांव के पास ये हादसा हुआ। एक ही परिवार के ये तीनों सदस्य बताए जाते हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाइक और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हुई। तो रोते बिलखते परिजन, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और बिहार के सभी निचली अदालतों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले गए। इसकी घोषणा बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी पहले ही कर चुके थे। 3 तस्वीरें पटना, छपरा और नवादा की, जहां पर अपने हाथों में तख्तियों को लेकर हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे हुए हैं। पटना से लेकर छपरा तक कोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं, यानी सीधे तौर पर अब अदालतों में और निचली कोर्ट में जो कार्रवाई होती थी उस पर इसका असर। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए सरकार के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाले चुनाव में एनडीए एकजुट रहेगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। ये प्रगति यात्रा मील का पत्थर साबित हो रहा है और अपने से नजदीक से जाकर जिला के समस्या को सुनना और वहां के समस्याओं का तुरंत निदान निकालना, ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जो है कार्यशैली है कि हम तुरंत किसी काम को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एनडीए के सभी घटक दल, 5 दल, 5 पांडव बनके और आने वाले समय के 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और अब बात कड़ाके की ठंड की, तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासत इस बीच काफी गर्म है। विपक्ष के नेता ठंड को लेकर कई जगह प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष हमलावर है। मार के आगे किसी का वश नहीं चलता। बावजूद उसके ठंड से बचने के लिए सरकार ने जगह जगह अलाव जलाने की मुकम्मल व्यवस्था की और तो और
गरीबों के लिए दर्जनों आश्रय स्थल खोले गए हैं। उनको इसकी चिंता क्यों जो पशुओं का चारा तक हजम कर गए। स्वास्थ्य और जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ठंड का प्रकोप कम होगा और जीवन सामान्य पटरी पर वापस लौट आएगा। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों के 8th क्लास तक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कोई जो प्रशासन की ओर से, आपदा विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गरीबों के लिए 1-2 जगह को छोड़ दिया जाए तो कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। बिहार में जिस तरह से शीतलहरी का प्रकोप है, ठंड का प्रकोप है, बिहार के कई जिलों से अप्रिय समाचार सुनने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक डबल इंजन के सरकार के मुखिया ने एक बार भी आपदा या मौसम विभाग या पदाधिकारियों से मीटिंग करके इस पे कोई जायजा लिया है क्या? गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजेंद्र नगर सरकारी बस स्टैंड की जमीन का फर्जी तरीके से जमाबंदी किए जाने के मामले में जांच कर रहे आईओ मंटू कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में पहले भी कार्रवाई की गई है, जिसमें सीओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड किया जा चुका है। फर्जीवाड़े की जांच में आईओ की लापरवाही सामने आई थी। आईओ पर आरोपियों पर कार्रवाई करने के बदले उन्हें बचाने का आरोप लगा है। वहीं फरार बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी तरीके से जमाबंदी किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद सीओ, सीआई और कर्मचारी को सस्पेंड करने के बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कांड के तत्कालीन आईओ और नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष रहे मंटू कुमार रजक को निलंबित कर दिया है। एसपी ने कहा है कि इस केस में आईओ की भूमिका संलिप्त पाई गई है और केस में जांच के दौरान आईओ की लापरवाही पाई गई है। ऐसे में एसपी ने नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष और इस राजेंद्र बस स्टैंड के केस में आईओ रहे मंटू कुमार रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले में अब नए सिरे से जांच की जा रही है। केस के नए आईओ अनिल कुमार को बनाया गया है और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ भू माफिया पर कार्रवाई की है, बल्कि सीओ, सीआई और कर्मचारी पर भी दबिश दी है। जो फरार कर्मचारी हैं उनके घर पर इश्तेहार चस्पाया गया है और उन्हें सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। इसके अलावा तत्कालीन जो सीआई थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ जो है उन्हें निलंबन किया गया है और हाईकोर्ट से उन्हें तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा भूमाफिया है वह भी फरार बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच चल रही है। बता दें कि न्यूज 18 ने राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी तरीके से जमाबंदी कर भू माफिया अजय दुबे को करने का मामला सामने लाया था और इस पूरे मामले में खुलासा किया था। इसके बाद गोपालगंज के तत्कालीन डीएम मकसूद आलम ने इसकी जांच कराई थी। सदर एसडीएम की जांच के बाद पूरे मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से एफआईआर दर्ज किया गया था और अब सीओ, सीआई कर्मचारी के बाद नगर थाने के तत्कालीन अपर थानाध्यक्ष रहे और कांड के तत्कालीन आईओ रहे मंटू कुमार रजक को निलंबित किया गया है। एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच जारी है और भू माफिया जो है, इसके अलावा जो इस खेल में जो दोषी है उन्हें किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। 76वें गणतंत्र दिवस के परेड और तैयारियों का आज पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने निरीक्षण किया। गांधी मैदान में राजकीय कार्यक्रम होता है और इस बार 15 विभागों की झांकियां यहां पर रहेंगी। गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी सभी तैयारियां की गई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की तैयारी चल रही है गांधी मैदान पटना में और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय सलामी लेते हैं और झंडोत्तोलन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्रीगण बाकी सभी सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ हम लोग बड़े पैमाने पर भव्य ढंग से तैयारी कर रहे हैं और उसी का आज निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और दर्शक दीर्घा का भी आयोजन किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या में दर्शक भी उस दिन आते हैं और परेड भी होगा और उसका रिहर्सल चल रहा है प्रतिदिन। इसके अलावा 15 विभागों की झांकियां रहेंगी, झांकियों का भी प्रदर्शन होगा और बाकी
पटना से बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस के पोस्टर को हटा दिया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है कि कोई अनुमति नहीं ली गई थी और उसके बगैर ही पोस्टर्स लगा दिए गए थे। पटना नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। 18 जनवरी को राहुल गांधी आने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन पोस्टर्स को लगाया गया था। अब इसी कार्यक्रम को लेकर लगाए गए पोस्टर्स को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया है। शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये तो एक तरीके से प्रोटोकॉल है, जानकारी है जो ली जाती है, क्या यहाँ पर इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई नगर निगम को? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी 18 तारीख को पटना आने वाले हैं और उसके पहले उनके पूरे कार्यक्रम जहां जहां राहुल गांधी को जाना है उन रास्तों में सैकड़ों पोस्टर लगाए गए हैं। अमूमन नगर निगम से इजाजत लेने की बात होती है, या तो आप गेट बनाएं या पोस्टर लगाएं तो नगर निगम से इजाजत लेनी होती है, लेकिन आमतौर पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ पोस्टरों की इजाजत ली जाती है लगाने के लिए, लेकिन ज्यादातर जो पोस्टर लगाए जाते हैं उनके लिए इजाजत नहीं ली जाती है। और जो भी इजाजत बिना लिए गए जो पोस्टर लगाए गए राहुल गांधी के, उनमें से कई जगहों पर जो पोस्टर हैं वो नगर निगम के द्वारा हटा दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। कहा गया है कि परमिशन नहीं लिया गया, इसके कारण निकाला जा रहा है। और दूसरी बात है कि गोलंबर पर जितने भी पोस्टर लगाए गए हैं उस पर ट्रैफिक के नियमों का हवाला दिया गया है कि गोलंबर पर यदि पोस्टर होंगे तो लोगों को तकलीफ होती है गाड़ी चलाने में, इस वजह से पोस्टर हटा दिया गया। लेकिन देखिए, बिहार में पोस्टर पर जो सियासत है वो हमेशा होती है और इस बार भी जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब पोस्टर हटाया गया है तो इस पर भी सियासत जरूर अभी और सुलगती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।